अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अनस नज़र। आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वो है रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कुछ, और कुछ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर कुछ इक्वालिटी के लिहाज से प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ इनइक्वालिटी के लिहाज से प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले मैं आपको कलर की के बारे में बताता चलूँ। जो रेड कलर है वो टेक्स्ट में मौजूद मेन आइडिया के बारे में बता रहा होगा। जो ब्लू कलर का टेक्स्ट है वो आपको उस टेक्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता रहा होगा, और ऑरेंज कलर से जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। तो गोइंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो एक ऐसा ऑपरेशन जो दो नंबर्स को लेता है और उसका आंसर हमें सिंगल नंबर जवाब दे देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास जो प्लस है, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन होने का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, या सपोज मेरे पास दो नंबर्स हैं, बल्कि किसी को लेकर चले, तो इनको ऐड करने का मतलब ये है कि आप ए प्लस बी करोगे। आपके पास दो नंबर हैं 1 एंड 2, इनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन प्लस लगाने का मतलब है आप दोनों को ऐड करोगे और आपको आंसर में एक सिंगल नंबर मिलेगा। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन यही कह रही है कि एक बाइनरी ऑपरेशन क्या चीज़ होती है। ये ए क्रॉस ए से एक एलिमेंट लेता है, यानी कि दो एलिमेंट लेता है। आप इसको ए क्रॉस ए की बजाय इस तरह से लिख सकते हो, और जवाब में आपको ए का ही सिंगल एलिमेंट दे देता है, यानी कि आपने दो एलिमेंट लिए 1 और 2, और इसके जवाब में आपको एक एलिमेंट मिला विच इज 3। या इसकी अगर दूसरी डेफिनेशन देखी जाए तो दूसरी डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से है कि a binary operation in a set A is a rule usually denoted by steric, this is steric, that assigns to any pair of elements of A taken in a definite order another element of A। तो ये डेफिनेशन भी यही कह रही है कि आप किसी सेट से कोई भी पेयर चूज करें, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या करेगा, उस पेयर को एक यूनिक वैल्यू असाइन करेगा। अगर मैंने यहाँ पे प्लस की एग्जांपल ली थी, तो मैंने एक पेयर लिया 1 एंड 2, तो 1 और 2 को जो प्लस का ऑपरेशन है वो यूनिक एलिमेंट कौन सा असाइन करता है, दिस इज 3। तो 1 और 2 को जो यूनिक एलिमेंट असाइन हो रहा है वो 3 है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द टू बाइनरी ऑपरेशंस आर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर। फिर जो अगर मैं सेट ऑफ सेट्स लूँ तो उसके अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन दो बाइनरी ऑपरेशन है। अगर मुझे यूनियन निकालना है तो मुझे कोई से दो सेट्स चाहिए होंगे, और दो सेट्स का यूनियन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो मुझे उसके लिए भी दो सेट्स चाहिए होंगे, दो सेट्स का इंटरसेक्शन चाहिए होगा, और आपको जवाब में एक सेट मिलेगा इन ईच केस। तो इस तरह से हम यहाँ से बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। फिलहाल जो हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर थे, दोनों बाइनरी ऑपरेशन है, तो मतलब मैं इन दो बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं एडिशन लॉज के ऊपर। एडिशन लॉज क्या होते हैं, डेफिनेटली ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला लॉ है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। तो क्लोजर लॉ में ये कहता है कि अगर मैं कोई से दो एलिमेंट्स लूँ आर में से, ये जो एलिमेंट्स है, ये जो सिंबल है ये बताता है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मतलब ये लिखा हुआ है, दिस इज मीन्स फॉर ऑल, इसका मतलब है फॉर ऑल। और इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई से दो एलिमेंट यूज किए हैं, सपोज आपने एक एलिमेंट ले लिया ए और एक एलिमेंट ले लिया बी, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो फिर से सेट ऑफ रियल नंबर में से ही आएगा, यानी कि कभी भी आंसर सेट ऑफ रियल नंबर से बाहर नहीं जाने वाला। तो जब भी आप दो एलिमेंट लोगे आंसर हमेशा उसी के अंदर से आएगा। इस केस में हम कहते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स
इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि इसके अंदर पूरे लॉ होल्ड करते हैं, ये क्लोज है, इससे बाहर की बात नहीं करनी पड़ती है। फिर एसोसिएटिव लॉ क्या है जी? एसोसिएटिव लॉ है अगर हमारे पास 3 नंबर हैं ए, बी और सी, तीनों डेफिनेटली कोई से रियल नंबर हैं, तो इनको चाहे हम इस तरह ऐड कर लें, यानी कि पहले बी और सी ऐड कर लें, जो आंसर है उसमें ए ऐड कर लें, या पहले ए और बी ऐड कर लें, जो आंसर है उसमें सी ऐड कर लें, दोनों सूत्रों में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इन दोनों को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। यू कैन सी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को हटा दिया है। ब्रैकेट हटा देने का मतलब यही है कि जिस मर्जी पेयर को पहले ऐड करने, इट डजंट मैटर। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सा भी एलिमेंट है ए, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से है, देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट मतलब कोई ऐसा एलिमेंट है। कौन सा? कोई एलिमेंट है मेरे पास 0, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में पड़ा हुआ है, डेफिनेटली 0 सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर पड़ा हुआ है, हमें पता है। और 0 की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसको मैं किसी भी एलिमेंट में ऐड कर दूं, यानी कि ए में 0 ऐड कर दूं या 0 में ए ऐड कर दूं, दोनों केसेस में मेरे पास 0 खत्म हो जाएगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो एज इट इज मिल जाएगा। यानी कि एडिशन के केस में 0 किसी भी एलिमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, कुछ अल्टरेशन नहीं करता, उसको एज इट इज रहने देता है। इस केस में हम कहते हैं कि 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब चूंकि हम एडिशन के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। 0 को हम एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्सेस क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सा भी रियल नंबर है, क्योंकि फॉर ऑल बात हो रही है, कोई सा भी रियल नंबर है ए, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग इसका नेगेटिव रियल नंबर मुझे जरूर मिलेगा। लाइक अगर आप कहते हो कि मेरे पास रियल नंबर है 2, तो -2 इज ऑल्सो रियल नंबर। आप कहते हो मेरे पास रियल नंबर है -5, तो माइनस ऑफ या नेगेटिव ऑफ -5 विच इज 5 इज ऑल्सो रियल नंबर। तो कोई भी नंबर हो, उसका नेगेटिव जो होता है वो भी एक रियल नंबर होता है। तो अब इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? इन दोनों का आपस में रिलेशन ये है कि अगर मैं ए और उसके नेगेटिव को ऐड कर दूं, तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। चाहे ए को पहले रख लूं, माइनस से बाद में रख लूं, चाहे माइनस से पहले रख लूं, ए बाद में रख लूं, दोनों केसेस में ऐड करने से मुझे आंसर में 0 मिलेगा। इस केस में हम कहते हैं ए और -a एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है एडिशन लॉ से रिलेटेड, वो है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई से 2 एलिमेंट्स हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, चाहे मैं a प्लस बी लिख लूँ, चाहे मैं b प्लस से लिख लूँ, इट डज नॉट मैटर। और यानी कि पोजीशन चेंज करने से, एडिशन में पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 2 प्लस 3 लिख लो या 3 प्लस 2 लिख लो, दोनों केसेस में आंसर इज 5। बट अगर आप सब फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन ले लेते हो, तो 2 - 3 और 3 - 2 दीज आर नॉट सेम। तो एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ होल्ड बिल्कुल भी नहीं करता। सो दीज आर द एडिशन लॉज। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मल्टीप्लिकेशन लॉज। मल्टीप्लिकेशन लॉज में भी ऑलमोस्ट वही लॉज है विद अ लिटिल बिट चेंज। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से आ रहे हैं, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो अगेन सेट ऑफ रियल नंबर्स में से आएगी। आप कोई सा भी 2 रियल नंबर चूज करें, उनको मल्टीप्लाई करें, आंसर जो भी आएगा वो हमेशा एक रियल नंबर ही होगा। वो कभी कम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता या किसी और डोमेन में नहीं जा सकता। अच्छा, बाद का हम a डॉट b को सिंपल a b में लिखें, तो जब कभी खाली a भी लिखा हो इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। तो सपोज फिर से मेरे पास कोई से 3 रियल नंबर है, तो मल्टीप्लिकेशन का रेज ये है, चाहे आप b और c को पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में a से मल्टीप्लाई करो, या पहले a और b को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आए उसको c से मल्टीप्लाई कर लो, इट डज नॉट मैटर। दोनों केसेस में आंसर सेम आने वाला है। या इसको हम सिंपली a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c ऐसे लिख सकते हैं।
अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं डाली है। ब्रैकेट्स नहीं डालने का मतलब यही है कि आपका जहाँ दिल करता है वहाँ ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, जिसको दिल करता है पहले मल्टीप्लाई कर लें, इट्स अप टू यू। तो एसोसिएटिव लॉ हमें ये बात सिखाता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास ए कोई सा भी रियल नंबर है, फॉर ऑल बात हो रही है, और 1 तो मुझे एलिमेंट मिलता ही है सेट ऑफ रियल नंबर में। लेकिन 1 की प्रॉपर्टी क्या है कि आप किसी भी एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई कर दो या 1 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, एलिमेंट एज इट इज रहता है, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि 1 इटसेल्फ एलिमिनेट हो जाता है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से किसी भी दूसरे एलिमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इस केस में हम 1 को बोलते हैं दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन के केस में इस तरह से बिहेव कर रहा है। 0 एडिशन के केस में ऐसा बिहेवियर था उसका कि वो किसी एलिमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, और जो 1 है ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेम काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में पहली कंडीशन ये है कि हम हर रियल नंबर की बात कर रहे हैं सिवाय 0 के। 0 की बात क्यों नहीं कर रहे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले सपोज करें कि ए मेरे पास कोई नॉन जीरो नंबर है, तो ए इनवर्स भी लाजमी तौर पर नॉन जीरो मिलेगा। यानी कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 2, तो 2 का इनवर्स यानी कि 1/2 वो भी एक रियल नंबर है, दिस इज 0.5, दिस इज ऑल्सो रियल नंबर। अगर मेरे पास एलिमेंट है 1/3, तो इसका जो इनवर्स है विच इज 3, दिस इज ऑल्सो रियल नंबर। तो जब भी मेरे पास कोई रियल नंबर होगा उसका इनवर्स भी लाजमी तौर पर रियल नंबर होगा सिवाय 0 के। ओके, तो अब इन दो रियल नंबर में ए और ए इनवर्स में प्रॉपर्टी क्या है कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे ए पहले रख लो ए इनवर्स बाद में रख लो, चाहे ए इनवर्स पहले रख लो ए बाद में रख लो, दोनों केसेस में हमें आंसर मिलता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस केस में हम कहते हैं ए और ए इनवर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। ये बात लिखी गया। अच्छा, हम ए इनवर्स को 1/a भी लिखते हैं, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे ए की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? ए की वैल्यू 0 होने का मतलब है मुझे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, ये वाली, यानी कि 0 को मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आना चाहिए 1। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये मैं आगे जाके प्रूव भी करूंगा कि अगर हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा हमारे पास 0 आता है, कभी भी 1 नहीं आ सकता। तो ए का नॉन जीरो होना यहाँ पे जरूरी है। प्लस अगर मैं 0 इक्वल टू 0 ले लूँ तो ए इनवर्स डिफाइंड ही नहीं होता, यानी कि अगर ए की वैल्यू 0 ले लो तो 1/a, आई डोंट नो व्हाट द थिंग इज, बिकॉज समथिंग ओवर 0। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब भी आप किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करते हो तो आंसर का हमें नहीं पता, आंसर क्या नहीं आने थे। लास्ट थिंग है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव लॉ सेम है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, तो चाहे a मल्टीप्लाई बाय b लिख लो चाहे b मल्टीप्लाई बाय a लिख लो, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लो या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लो, दोनों केसेस में आंसर 6 आने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। अब मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ क्या होता है? इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है और एडिशन भी आ रही है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी बोलते हैं। ओके, तो यू कैन से दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं भी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑल की बात हो रही है, तो कोई से भी रियल नंबर है मेरे पास a, b और c जो कि रियल नंबर हैं, तो अगर a मल्टीप्लाई हो रहा है b और c के सम के साथ, तो हम इसको ab और ac के सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या इसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं। और चूंकि यहाँ पे a लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर फॉर एग्जांपल a और b का सम है और उसके साथ c मल्टीप्लाई हो रहा है, तो
इसको हम सिंपली a मल्टीप्लाई बाय सी प्लस b मल्टीप्लाई बाय सी लिख सकते हैं, और चूंकि यहाँ पे c राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो these are the two multiplication addition laws also called the distributive laws. ओके, नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनमें इक्वालिटी का अमल जाता है। और पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि हम कोई सा भी रियल नंबर लें वो अपने आप के बराबर लाजमी होता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। और ये बेस करती है रिफ्लेक्शन के ऊपर, बिकॉज किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन सेम होता है, दोनों इक्वल होते हैं वगैरह वगैरह अप टू सम एक्सटेंट। ओके, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है जी? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स अगर पहले वाला दूसरे वाले के इक्वल है तो दूसरे वाला पहले वाले के लाजमी इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ जी मेरे पास दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए का कद इतना है और पर्सन बी का कद इतना है, यानी कि पहले वाला दूसरे वाले के इक्वल है, तो डेफिनेटली दूसरे वाले का कद भी पहले वाले के इक्वल होगा। देयर इज नो एम्बिग्विटी। नेक्स्ट आती है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि मेरे पास कोई से तीन रियल नंबर हैं ए बी और सी, और मेरे पास ये कंडीशन है कि पहले वाला दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब है एंड दूसरे वाला तीसरे के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज, यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले वाला तीसरे के लाजमी इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन पर्सन हैं ए बी और सी, पहले वाले का कद दूसरे वाले के इक्वल है, इसका कद इसके इक्वल है, और दूसरे वाले का जो कद है वो तीसरे वाले के इक्वल है, यानी कि इसका कद इसके इक्वल है। तो डेफिनेटली ये वाले जो लाइन है ये वाली इस लाइन के इक्वल होगी, तो पहले वाले का कद तीसरे वाले के कद के इक्वल होगी। दिस इज सो कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई से तीन रियल नंबर्स हैं और मुझे ये पता है उनमें से पहले दो बराबर है, ए और बी दोनों आपस में इक्वल है। अगर मैं दोनों तरफ एक स्पेशल एलिमेंट सी ऐड कर दूं तो इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी दोनों के दोनों सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूँ, मेरे पास ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू भी 2 है, तो मुझे ये पता है ए और बी दोनों सेम है। अगर सी मेरे पास कोई और एलिमेंट है, सपोज 3 है, मैं दोनों तरफ 3 ऐड कर देता हूँ, यानी कि ए प्लस सी और बी प्लस सी, मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ। इसका मतलब है 2 + 3 = 2 + 3, दिस इज ट्रू। 5 = 5, तो मैं दोनों तरफ कोई सिंगल नंबर ऐड कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह की ही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई से तीन रियल नंबर्स हैं और मुझे ये पता है पहले दो रियल नंबर्स आपस में इक्वल है, तो मैं सी को दोनों से राइट साइड से मल्टीप्लाई करा दूं तो भी आंसर सेम रहेगा। एंड दिस इज एंड सी को दोनों तरफ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करा दूं तो भी आंसर इक्वल रहेगा, दोनों की सेम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इक्वालिटी वैसे की वैसी रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई से तीन रियल नंबर्स हैं ए बी सी, जो कि रियल नंबर्स हैं, और मुझे ये पता है कि ए प्लस सी और बी प्लस सी दोनों सेम है। दोनों सेम में एक मुझे ये प्रॉपर्टी नजर आ रही है कि दोनों में सेम नंबर ऐड हो रहा है, सी दोनों में ऐड हो रहा है, तो मैं दोनों तरफ सी को कैंसिल करके सिर्फ ए प्लस ए इक्वल टू बी लिख सकता हूँ, जो कि ये एडिशन के लिहाज से कैंसिलेशन किया है हमने, तो दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम काम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई से तीन रियल नंबर हैं और सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं सी को दोनों तरफ से कैंसिल करके ए इज इक्वल टू बी लिख सकता हूँ, प्रोवाइडेड सी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब सी की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 × 0 और 3 × 0 दोनों सेम है, यानी मैंने ए की वैल्यू 2 ली है, बी की वैल्यू 3 ली है और सी की वैल्यू 0 ली है। इससे मुखालिफ जाके इसने मुझे कहा था कि एक सी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए।
तो मैंने देखा कि सी की वैल्यू 0 अगर ले लेते हैं तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम क्या आती है। तो मुझे ये यहाँ से नजर आ रहा है दिस इज ट्रूथ, ये लिखा हुआ है जी 0 इज इक्वल टू 0, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं दोनों तरफ 0 को कैंसिल करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू 3, विच इज टोटली रॉन्ग। 2 और 3 तो इक्वल नहीं है। तो c की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इस तरह से प्रॉब्लम आती है, हम c 0 को 0 से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। अभी हमने इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अभी हम इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इनइक्वालिटी को प्रॉपर्टीज को हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। ऑर्डर का मतलब ये है कि तरतीब, लाइक अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो उनकी तरतीब क्या है। जो छोटा एलिमेंट है उसे पहले लिखेंगे नंबर लाइन पे, बड़े एलिमेंट को बाद में लिखेंगे, इस तरह से, इसलिए इसे ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ये वाली। इसमें फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई से दो रियल नंबर है तो तीन केसेस बनेंगे, या तो दोनों इक्वल होंगे, या फिर पहले वाला दूसरे वाले से बड़ा होगा, या फिर पहले वाला दूसरे वाले से छोटा होगा। इन तीन के अलावा यहाँ पे कोई और केस नहीं बनता। सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई से भी तीन रियल नंबर हैं और मुझे ये पता है पहले वाला रियल नंबर दूसरे वाले से बड़ा है और दूसरे वाला रियल नंबर तीसरे वाले से बड़ा है, तो इसका मतलब है पहले वाला तीसरे वाले से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पर्सन है ए, इसका कद जो है वो पर्सन बी से बड़ा है, ये पर्सन बी का कद छोटा है, या छोटा इन सेंस इस तरह से कर सकते हैं, छोटा है। और जो सी है उसका कद बी वाले से भी छोटा है। तो डेफिनेटली अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए जो है वो लाजमी तौर पर सी से बड़ा होगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। सेम काम है, अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है और बी की वैल्यू सी से छोटी है तो लाजमी तौर पर ए की वैल्यू सी से छोटी होगी। सेम केस है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थर्ड केस आता है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी का। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास चार रियल नंबर हैं ए बी सी डी, तो पहले केस में मैं तीन रियल नंबर को डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है और मैं दोनों तरफ सी ऐड कर देता हूँ तो बड़ी वाली साइड बड़ी रहेगी, छोटी वाली छोटी रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जो 3 की वैल्यू बड़ी है दिस इज ग्रेटर देन 2। अगर यानी मैंने ए की वैल्यू 3 ली है और बी की वैल्यू मैंने 2 ली है, सी की वैल्यू ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 5। अगर मैं दोनों तरफ 5 5 ऐड कर दूँ, 3+5 2+5, ये मिल जाएगा 8, ये मिल जाएगा 7। अभी भी बड़ी वाली साइड बड़ी ही है, छोटी वाली साइड छोटी ही है, तो किसी नंबर में दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम काम अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो छोटी वाली साइड छोटी रहेगी, बड़ी वाली साइड बड़ी रहेगी। ए प्लस सी बी प्लस सी से छोटा ही रहेगा, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल नाउ मेरे पास दो अलग अलग इनइक्वालिटीज हैं, ए की वैल्यू बी से बड़ी है और सी की वैल्यू डी से बड़ी है। तो सपोज मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ 3, बी की वैल्यू ले लेता हूँ 2, सी की वैल्यू ले लेता हूँ 8 और डी की वैल्यू ले लेता हूँ 7। तो मुझे यहाँ से नजर आ रहा है ए की वैल्यू बी से बड़ी है, सॉरी ए की वैल्यू यानी कि 3, बी की वैल्यू यानी कि 2 से बड़ी है, एंड जो सी की वैल्यू है 8 वो डी की वैल्यू यानी कि 7 से बड़ी है। अब मुझे क्या करना है, ए में सी ऐड करना है यानी बड़े वाले में ऐड करना है, और बी में डी ऐड करना है यानी कि छोटे वाले में ऐड करना है। तो बड़े वाले को बड़े वाले में ऐड करते हैं, 3+8, छोटे वाले को छोटे वाले में ऐड करते हैं, 2+7 दिस इज 11, दिस इज 9। बड़ी वाली साइड अभी भी बड़ी है और छोटी वाली साइड अभी भी छोटी है। यही बात यहाँ पे लिखी है, जो बड़ी वाली साइड है वो डेफिनेटली बड़ा आंसर आएगा उसका, छोटे वाली साइड का छोटा आंसर आएगा। सेम केस यहाँ पे है, अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है और सी की वैल्यू डी से छोटी है तो लाजमी बात है ए प्लस सी की जो वैल्यू है वो बी प्लस सी से छोटी होगी। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आती है।
वेरिएशन इन अ सेंस, फॉर एग्जांपल मेरे पास ए बी सी कोई से 3 रियल नंबर्स हैं और सी की वैल्यू पहले हम पॉजिटिव ले रहे हैं। पॉजिटिव लेने से क्या होगा, नेगेटिव लेने से क्या होगा, दोनों केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ओके, मुझे ये बात पता चलती है अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए सी की वैल्यू बी सी की वैल्यू से बड़ी रहेगी, यानी कि बड़ी वाली साइड बड़ी ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3, बी की वैल्यू ले लेता हूँ 2 और सी मुझे पॉजिटिव लेना है, सी की वैल्यू ले लेता हूँ सपोज 5। तो मुझे ये पता है 3 की वैल्यू 2 से बड़ी है, यानी कि ए की वैल्यू 2 से बड़ी है। अगर मैं दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, यानी दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो मुझे मिलेगा दिस इज 15 एंड दिस इज 10। बड़ी वाली वैल्यू अभी भी बड़ी है, छोटी वाली वैल्यू अभी भी छोटी है। देयर इज नो एम्बिग्युइटी, देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर ए की वैल्यू बी से छोटी होगी, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटी वाली साइड छोटी रहेगी, बड़ी वाली साइड बड़ी रहेगी। ये तो सीधा सीधा मामला था। अब अगर सी की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो क्या बनेगा? ओके, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ 3 और बी की वैल्यू ले लेता हूँ 2 और सी की वैल्यू मुझे नेगेटिव लेनी है। मैं सपोज कर लेता हूँ सी की वैल्यू -2 है। तो मुझे ए सी भी फाइंड करना है और बी सी भी फाइंड करना है, यानी कि मुझे ये बताया 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इसको भी -2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी -2 से मल्टीप्लाई करना है। दिस विल बी -6 एंड दिस विल बी -4। नाउ नेगेटिव में वैल्यू जितनी बड़ी होती है, यानी कि 6 4 से अगर वैसे सोचा जाए बड़ा है, लेकिन नेगेटिव में ये छोटा है, बिकॉज जितने लेफ्ट साइड पर जाते जाएंगे नंबर लाइन के हमें आंसर छोटे मिलते जाएंगे। तो जो -6 है वो -4 की निस्बत ज़्यादा लेफ्ट साइड पे बड़ा होता है। नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता है इन अ सेंस वो एक्चुअली उतना ही छोटा होता है। तो दिस इज स्मॉलर देन -4, यानी कि 6 या -6 की अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू देखूं दिस इज 6, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू देखूं दिस इज 4। तो अब 6 और 4 को देखें, इसमें 6 बड़ा है 4 छोटा है, बट नेगेटिव लगाने से बड़ा वाला छोटा हो जाता है, छोटा वाला बड़ा हो जाता है। तो देखें पहले यहाँ पे ग्रेटर देन था, अब यहाँ पे लेस देन आ रहा है। तो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, बड़ी वाली साइड छोटी हो जाती है और छोटी वाली साइड बड़ी हो जाती है। सेम केस यहाँ पे है ए और बी, मतलब ए इज लेस देन बी। अगर मैं दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करता हूँ, छोटी वाली साइड बड़ी हो जाएगी, बड़ी वाली साइड छोटी हो जाएगी। लास्ट केस है, मेरे पास 4 रियल नंबर्स हैं, चारों के चारों पॉजिटिव हैं और मुझे ये पता है ए की वैल्यू बी से बड़ी है, सी की वैल्यू डी से बड़ी है। अगर मैं बड़े बड़ों को जमा मल्टीप्लाई कर दूं और छोटे छोटों को मल्टीप्लाई कर दूं तो डेफिनेटली बड़ों वाली साइड बड़ी रहेगी, छोटों वाली साइड छोटी रहेगी। सिमिलरली अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है, सी की वैल्यू डी से छोटी है, तो छोटों वाली साइड छोटी रहेगी, बड़ों वाली साइड बड़ी रहेगी आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि ए बी सी डी सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने वाले। पहला पॉइंट इसके अंदर से हमें ये बताता है एनी सेट पोजेसिंग ऑल एडिशन लॉज, मल्टीप्लिकेशन लॉज एंड मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉज, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज इज कॉल्ड अ फील्ड। ऐसा सेट जो सारे के सारे एडिशन लॉज को भी फॉलो करता हो, मल्टीप्लिकेशन लॉज को भी फॉलो करता हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को भी फॉलो करता हो, उसे हम फील्ड बोलते हैं। यानी कि हमारे केस के अंदर क्योंकि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है ये सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, एडिशन लॉज भी होल्ड करते हैं इसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन लॉज भी होल्ड करते हैं इसके अंदर और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है ये एक फील्ड है। सेकंड पॉइंट है from the multiplicative properties of inequality we will conclude that if the both sides of an inequality are multiplied by a positive number, direction does not change, but multiplication of the two sides by a negative number reverses the direction of the inequality। यानी कि अगर हम यानी कि जो मैंने भी आपको पीछे बातें बताई हैं ये वाली, अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी वैसे की वैसी रहेगी, ग्रेटर था तो ग्रेटर ही है, लेसर था तो लेसर ही है। लेकिन अगर मेरे पास नंबर नेगेटिव आ जाए तो ग्रेटर वाला
लेसर में चेंज हो जाएगा और लेसर वाला ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास a and माइनस ए आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं a को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे माइनस से मिलेगा, और माइनस ए को नेगेटिव ए को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ए मिलेगा। दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं। तो ये वाली बात लिखी हुई है कि यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है कि अगर मैं नेगेटिव ए का अगर मैं उसका नेगेटिव लेता हूँ, नेगेशन में लेता हूँ, तो मुझे उसका नेगेटिव एडिटिव इनवर्स मिलेगा विच इज ए, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिल भी रहा है। फोर्थ पॉइंट है, ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली इक्वेशन, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को हम माइनस माइनस ए नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ए पढ़ेंगे। माइनस माइनस ए पढ़ना इज समवट रॉन्ग। जो मेरे पास फिफ्थ पॉइंट है वो सेम काम है जिस तरह का थर्ड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट एडिशन के लिहाज से था, जो फिफ्थ पॉइंट है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। पॉइंट ये कहता है कि ए और 1 और एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। तो अगर मैं a का इनवर्स लूँ मुझे a इनवर्स मिलना चाहिए, और a इनवर्स का इनवर्स लूँ तो मुझे a मिलना चाहिए, जो कि ये वाली बात यहाँ पे लिखी भी हुई है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें अगर कोई एम्बिग्युइटी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।